हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल फिजिक्स और मैथ्स बाबा पे। तो जैसा हम इस सीरीज़ के अंदर बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव या स्थिरवैद्युत की विभव के बारे में, तो उसका ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के लिए, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव के बारे में बात कर चुके हैं। उसके अलावा मैंने आपको उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बता दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें जो इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है अपन को। ये जो टॉपिक है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे कोई सी भी बोर्ड में आप हो, चाहे सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, कोई यूपी बोर्ड हो, यूके बोर्ड हो, जो भी आपकी बोर्ड हो, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आपका चैप्टर था इससे पहले, उसके अंदर बेसिकली जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे बस उसी को अपन आगे इसी के अंदर उसी से आप जब कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। जैसे पहले अपन ने वहाँ पे कुलांस लॉ का फोर्स पढ़ा, तो यहाँ पे फोर्स के लिए अपन ने एनर्जी पढ़ ली। फिर वहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, तो यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव पढ़ लिया। फिर वहाँ पे अगर आपको याद हो तो अपन ने एक डायपोल की वजह से 2 पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। एक था एक्सियल पॉइंट यानी उसका कोई उसी के अक्ष पर कोई बिंदु यानी अक्षीय बिंदु, और दूसरा था इक्वेटोरियल पॉइंट यानी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पॉइंट हो। ठीक है, यहाँ पे अपन जो बात करने वाले हैं, जैसे वहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी डायपोल की वजह से, वैसे यहाँ पे भी निकालेंगे। बट मेन चीज़ क्या है, वहाँ पे अपन ने सिर्फ 2 स्पेशल पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास डायपोल है, ये आपका लेट से आपको माइनस चार्ज ले लीजिए जैसे उसमें लिया था, तो ये माइनस चार्ज है और ये आपका प्लस चार्ज है। मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ पे अपन ने 2 पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक इधर किसी पॉइंट पे ली थी और एक इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इसके जो लंबत था, इसका लंब समद्विभाजक, उसके ऊपर एक बिंदु लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन जो द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालने वाले हैं वो किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे निकालेंगे। आर्बिट्ररी मतलब कि भी एक रैंडम पॉइंट होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे, इधर उधर, कहीं पे भी हो सकता है। इसके अक्ष पर हो सकता है, निरक्ष पे हो सकता है, एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे, या यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी रैंडम पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे या किसी भी बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो फिर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको सिर्फ 2 स्पेसिफिक पॉइंट पे ही क्यों निकाला। तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न है। जैसे कि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी डायरेक्शन होती है, तो अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जाओगे, जैसे इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाएगी, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी टिपिकल हो जाती है। इसलिए बोर्ड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाता है 2 ही पॉइंट्स पे, एक एक्सियल होता है और दूसरा इक्वेटोरियल। हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको आगे भी मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें सीधा सीधा ऐड करना है, सीधा सीधा जोड़ना है, इसलिए हम यहाँ पे एक जनरल पॉइंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कोरिलेट आपको पीछे से मैंने करवा ही दिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक डायपोल है, डायपोल आपको पता है, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज। स्टार्टिंग से मैं बताते आ रहा हूँ कि हम इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन 12 लेते हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट आपको पता होना चाहिए, यानी द्विध्रुव आघूर्ण Q इक्वल्स स्मॉल p इक्वल्स टू Q इंटू 12। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस हमारा L हो जाता है और ये भी L हो जाता है। ये सब आपको पता ही है ऑलरेडी, पहले वाली बात है। तो इस चीज़ में हमको क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ये लिखा हुआ होगा, किसी डायपोल की वजह से पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव की गणना करिए, जो उसके सेंटर से, मैंने आपको पहले बोला जो भी आपका पॉइंट होता है वो हमेशा उसके सेंटर से लेते हैं। तो ये जो पॉइंट P है वो सेंटर से R डिस्टेंस के ऊपर दे रखा है, जैसे अपन ने वहाँ पे भी R लिया या X लिया, वॉटेवर जो भी आप लेना चाहें। R डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है जो कि सेंटर से है, और ये जो है इसके साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। किसके साथ? इस डायपोल के साथ। अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट होता यानी इसके निरक्ष पे कोई बिंदु होता तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देता, 90 डिग्री का कोण, और ये अक्षीय पर होता, एक्सिस पे होता तो 0 डिग्री का कोण फॉर्म कर देता। वो इसके स्पेशल केस में आएंगे। लेकिन हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, इसमें 2 चीज़ें हमें पता है, एक तो R और दूसरा उसका थीटा। ये 2 चीज़ें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। क्या भाई, कि भाई एक डायपोल है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, Q चार्ज है, और वो सेंटर से R डिस्टेंस के ऊपर है वो पॉइंट, और डायपोल के साथ थीटा एंगल यानी थीटा कोण बना रहा है। ठीक है,
अब हमको क्या करना है, हमको इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव की गणना करनी है। तो आपको पता होगा, जैसे अपने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला निकाला है, V = KQ/R। R उसकी चार्ज की उस पॉइंट से डिस्टेंस है। तो अभी इस चार्ज की जो डिस्टेंस है इससे, वो जो मुझे नहीं पता, ठीक है, पता तो पड़ गया आप सबको आई थिंक सो कि दो ही चीज़ें गिवन है, एक R और एक थीटा, और इसके ऊपर चार्ज बस, है ना, और डिस्टेंस ये तो कॉमन सी चीज़ है कि चार्ज QL और डिस्टेंस 2L है। चार्ज Q है, डिस्टेंस 2L है, ये तो पता ही हमें। एक्स्ट्रा क्या चीज़ दे रखी थी उसने, R और थीटा। सो हम बोल रहे हैं इस -Q की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। लेट्स इसको V+ ले लेते हैं, कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। प्लस, अगर चार्ज प्लस है तो उसको हम प्लस चार्ज ही लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है तो जैसा चार्ज है वो लेना है। और ये डिस्टेंस क्योंकि मुझे नहीं पता तो इस डिस्टेंस को मैं R1 नाम दे देता हूँ। मुझे इस डिस्टेंस के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, तो मैं इस डिस्टेंस को R बोल देता हूँ, R1। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास R1। ऐसे ही दूसरा पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा, V- पोटेंशियल बोल देते हैं। तो ये चार्ज हमारे पास, इसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है उसको अपन R2 बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव जो है वो R1 और R2 कैलकुलेट करना ही है, ठीक है। तो इसकी वजह से K इस बार आ जाएगा -Q/R2। मैंने क्योंकि बोला था अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेते, डायरेक्शन अब फिर अपन यहाँ पे सॉल्व करके निकालते। डायरेक्शन नहीं है तो डायरेक्ट प्लस और माइनस। तो इस पॉइंट P के ऊपर टोटल पोटेंशियल कितना जनरेट हो गया, तो अपन लिखेंगे पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P, यानी P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है। वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास Vp = प्लस की वजह से V+ और माइनस की वजह से V-। चार्ज KQ/R1 प्लस K - Q/R2। ये अपने सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाया, मैंने बोला था ना, बहुत सारे चार्जेस हो गए तो इन सब की वजह से सीधा सीधा जुड़ जाता है, सीधा सीधा ऐड हो जाता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर जो था उसका लास्ट टॉपिक है। तो अब अपन को क्या करना है, अब KQ तो आ रहा है हमारे पास कॉमन, अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1/R1 और यहाँ पे आ रहा है -1/R2। तो कहानी सारी अटकी है, वो है 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू कैलकुलेट करने पे, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे यही कैलकुलेट करना है। इस फिगर को मैं थोड़ा सा नीट करके और बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ 1/R1 और 1/R2 कैलकुलेट कैसा होगा। जो हमारे पास चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बनाएंगे इस डायग्राम में। ये हमारे पास माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, ये हमारे पास P पॉइंट है, ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस R है। सेल्फ अंडरस्टूड है, पूरी डिस्टेंस R है। ये डिस्टेंस हमारे पास R1 हो गई और ये डिस्टेंस हमारे पास R2 हो गई, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी। तो अब ये जो डिस्टेंस अपन को निकालनी है R1, ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ऐसे ही जब इस लाइन से आप, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना, मतलब आपका जो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, एक्यूट ऑब्ट्यूज, और एक एक्यूट होता है एक ऑब्ट्यूज होता है, और मैं थर्ड का नाम भूल गया। तो जिसकी दो साइड्स, यहाँ आप ऐसा समझ लीजिए जिसके अंदर जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है ना, तो इसका जो परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ बनेगा, और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसकी वजह से जो एंगल बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा कुछ इस तरीके से। शायद समझ पा रहे होंगे आप, नहीं समझ आ रहा तो समझिए। ये आपका ट्राइंगल है, पता है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। जब इस पॉइंट से मैं इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बाहर ही आएगा। तो ये भी कुछ ऐसा ही ट्राइंगल है, ये एंगल आपको दिख रहा होगा ऑब्ट्यूज है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसलिए इसका जब मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ बना रहा हूँ तो वो इस लाइन के बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा। तो ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका। अब क्या करना है भाई, अब मुझे R1 और इस R2 की वैल्यू चाहिए। अब इसमें ट्राइंगल तो दिख रहा है भाई सीधा सीधा, एक ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी दिख रहा है मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे अगर ये वैल्यू पता पड़ जाए, ये तो ऑलरेडी ये वाली
और ये वाली अगर मुझे पता पड़ जाए तो मैं R1 निकाल सकता हूँ। ऐसे ही इस वाली R2 में ये R तो ऑलरेडी पता ही है, बस ये नीचे वाला और पता पड़ जाए, ये वाला और पता पड़ जाए, तो फिर इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं R2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बेसिकली हमको ये पूरी साइड और ये साइड R2 के लिए और ये वाली साइड और ये वाली साइड R1 के लिए निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा वो है कि भाई ये पूरी साइड जो है हमारे पास वो कितनी है R, तो अगर मुझे ये साइड निकालनी तो मुझे ये वाली पता होनी चाहिए ताकि मैं उसको R में से माइनस कर सकूँ। तो बेसिक सी मैथमेटिक्स है। नीचे आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस अपन ऑलरेडी कह चुके हैं कितनी है L। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होता है, तो ये आपका L है, ये थीटा है और अपन को इस लेंथ और ये लेंथ चाहिए। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ कर दूँ आपके लिए, आई थिंक यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, यहाँ बना देते हैं। इस वाले ट्राइंगल को हम बना रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का 90 डिग्री है और ये हमारे पास थीटा एंगल ले रहा, ये हमारे पास L हो गया। ठीक है, आप चाहिए तो आप इसको नाम दे दो, इसको O दे दो, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D और इसको E। तो ये हो गया हमारे पास जो हमारे पास थीटा ये O हो गया, सॉरी O ये हो गया, फिर B पॉइंट हमारे पास 90 डिग्री वाला जो है वो D है और ये हमारे पास B है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन को ये दो लेंथ चाहिए, तो BD ये रही और एक ये DO। तो हमारे पास जो BD है वो तो सीधी सीधी दिख रही है, परपेंडिकुलर है, लंब, और लंब हमेशा किसके इक्वल होता है L साइन थीटा। ऐसे जो बेस है वो कितना हो जाएगा L कॉस थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे को पता पड़ेगा ये कितनी हो गई हमारे पास L साइन थीटा, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई L कॉस थीटा। इतनी चीज़ अपन को पता पड़ गई, इसको सही लिख देते हैं थोड़ा। ये वाली जो छोटी सी डिस्टेंस है L कॉस थीटा, ये हमारे पास DO की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस तरीके से मुझे ये लेंथ भी चाहिए, तो सेम चीज़ है, ये डिस्टेंस आपको सीधी सीधी दिख रही है L है, और ये एंगल अगर थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, शीशम में कोण और वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया L साइन थीटा, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला EO वाला, ये हो जाएगा हमारे पास L कॉस थीटा, जैसे इसके अंदर निकाला था। देख लीजिए ये थीटा, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है कॉस, तो हो गया L सॉरी साइन, तो हो गया L साइन थीटा, और बचा हुआ क्या हो गया L कॉस थीटा। जैसे ऊपर करा था वैसे नीचे। तो बेसिकली R2 के लिए अगर मैं ट्राइंगल देखूं, कौन सा वाला ट्राइंगल यानी कौन सा वाला त्रिभुज देखा हूँ, त्रिभुज AEC। तो ट्राइंगल AEC के अंदर अपन को दिख रहा है, अगर मैं ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहता हूँ तो हमारे पास R2 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला है तो ये हाइपोटेन्यूस हुआ, वो किसके इक्वल हो जाएगा L कॉस थीटा, ये वाला डिस्टेंस प्लस R, यहाँ पूरा लिख देता चलिए पहले, तो हो जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर इक्वल्स टू PE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ठीक है, AC हमारे पास किसके इक्वल है R2 के इक्वल है, तो ये R2 का स्क्वायर। P हमारे पास किसके इक्वल है, दो पार्ट में है, एक तो है R खुद और दूसरा L कॉस थीटा, तो ये इसका स्क्वायर। समझ आ गया होगा, ये जो पूरा डिस्टेंस है R है और ये छोटा सा L कॉस थीटा, तो ये हो गया R प्लस L कॉस थीटा। AE देख लीजिए, AE आपके पास मैंने आपको बताया L साइन थीटा के इक्वल आएगा, ये जो AE है किसके इक्वल हो जाएगा L साइन थीटा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या हमारे पास L साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो हमारे पास हो गया R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2LR कॉस थीटा प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इट इज़ क्वाइट ईजी, बहुत ईजी है ये तो। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें भी L स्क्वायर और इसमें भी L स्क्वायर, तो दोनों में से L स्क्वायर जब कॉमन लोगे आप तो आ जाएगा अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, पता है वो आइडेंटिटी होती है, तो सीधा सीधा हम लिख रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा L स्क्वायर, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, हो गया 1 प्लस 2LR साइन LR कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको एक्चुअली वैल्यू चाहिए किसकी, हमें जो एक्चुअल वैल्यू चाहिए वो चाहिए 1/R2 की, ना कि सिर्फ R2 की। तो अपन को इसके अंदर ये जो हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर अपन को 1/R2 की वैल्यू निकालनी, ना कि मतलब हमको 1/R2 की वैल्यू चाहिए, ना कि सिर्फ R2 की या R2 के स्क्वायर की। ठीक है, तो इसको अपन को सबसे पहले तो R2 का स्क्वायर हटाना है और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। ठीक है, उससे पहले भी मैं एक काम कर सकता हूँ छोटा सा, क्योंकि R एक बहुत बड़ी वैल्यू है तो मैं सब में से R स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ।
तो ये आर स्क्वायर एज इट इज, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन लेते ही 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 एल आर कॉस सीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि आर बहुत बड़ी वैल्यू थी इसलिए मैंने कॉमन ले ली। अब क्यों कॉमन ले ली उसके पीछे मैं रीजन समझाता हूँ। देखिए एल अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू है, मैंने आपको पहले बताया, आपको पहले ही मैंने आपको ये चीज़ समझा रखी कि डायपोल अगर इतना सा मान लीजिए तो पॉइंट बहुत डिस्टेंस पे होगा, तो ये पॉइंट इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए एल बहुत छोटा है और आर बहुत बड़ा है, यानी एल इज फार लेसर देन आर, और स्क्वायर स्क्वायर कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो एल अपॉन आर की वैल्यू एक बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बहुत छोटा आएगा, जिसको लगभग अपन 0 के बराबर मान लेते हैं या उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे समझिए मैंने आपको बोला एल की जो वैल्यू है वो है 0.2 मीटर ले लीजिए, चलिए भाई तो बहुत बड़ी वैल्यू फिर भी मैंने ले ली, मान लिया भाई बहुत छोटी वैल्यू है। और आर जैसे मैंने ले लिया आपके पास 200 मीटर, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ऊपर आएगा हमारे पास 0.2 का, जब आप स्क्वायर करोगे तो ऊपर आएगा 0.04 और नीचे 200 का स्क्वायर मतलब 4 और ये 4 टाइम 0। अब जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ये सॉल्व करोगे, ये नीचे 2 0 और लग जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 10⁻⁻⁶, जो कि अपने आप में बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए हमने ये वाली जो क्वांटिटी थी एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव था ना, वो मेन मोटिव था इस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू को, एल स्क्वायर को किस तरीके से, चलिए तो हमने बोला कि एल स्क्वायर बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लगभग कितना हो गया 0। अब हमने ये जो क्वांटिटी है 0 हो गई, तो हमारे पास सिर्फ इतना बचा। अब क्योंकि सिर्फ R2 चाहिए तो दोनों तरफ रूट लेंगे, रूट लेते हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2L cos थीटा अपॉन R की पावर हाफ, रूट हो गया इसका। अब आपको पता है कि भाई अगर मैं 1/R2 करता हूँ, अगर मैं इसको, क्योंकि मुझे 1/R2 ही तो चाहिए, तो ये भी हो जाएगा 1/R और ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी डिवाइड में कुछ इस तरीके से, और इस पे पावर कितनी है आधी, हाफ, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, वो ये है कि ये वाली जो क्वांटिटी है बहुत छोटी है। क्यों छोटी है भाई? क्योंकि एल अपॉन आर बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, तो जब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, तो 1/R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 2L cos थीटा अपॉन आर की पावर माइनस का आधा। फिर अपन को यहाँ पे लगाने है बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। उसके अकॉर्डिंग आपको पता है पावर कहाँ जाती है आगे, तो आगे आती है 1/R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/R1, फिर ये हाफ आगे आ जाएगा तो माइनस का हाफ, और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एज इट इज यानी 2L cos थीटा अपॉन आर, ठीक है। ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, 1/R2 की वैल्यू फाइनली मुझे मिली 1/R1 माइनस L cos थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी चीज़ थी, है कुछ नहीं, बेसिक सी मैथमेटिक्स है, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं करना, स्किप करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा। तो आप ये वाला जो पार्ट है मैं रब कर रहा हूँ, ताकि मैं जो नेक्स्ट वैल्यू है यानी जो हमारे पास R1 जो है 1/R1 वो कैलकुलेट कर सकें। देखिए बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं होगा, वहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट में माइनस की जगह सिर्फ प्लस आएगा। मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, पूरी नहीं बताऊँगा। जब इसमें ही लगाएंगे ट्राइंगल के अंदर तो आप ध्यान देंगे कि R में से इस बार L cos थीटा माइनस हो रहा है, क्योंकि अपन को ये वाली वैल्यू चाहिए। जब अपन ट्राइंगल BDE लेंगे तो इस बार इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R माइनस L cos थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ कितना आ जाएगा R माइनस L cos थीटा। जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे भी आएगा, फिर यहाँ पे भी आएगा, सेम चीज़ें गायब हो जाएगी। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, ये आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस। सो बेसिकली जो मुझे लास्ट वैल्यू जो मिलेगी 1/R1 की, वो आप खुद सॉल्व करिएगा, नहीं आए तो मुझे कमेंट में बोल देना, बता देंगे वो भी। तो वो कुछ इस तरीके की आएगी 1 प्लस L cos थीटा अपॉन R, वो प्लस थी है, ये माइनस है और वो प्लस, बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, तो 1 में से तो आप कुछ घटा रहे हो ना, और ये 1 में कुछ ऐड कर रहे हो, और ये किसके लिए 1/R1 की है, ना कि R1 की। इसलिए वो जो वाली वैल्यू है 1/R1 वो तो 1/R2 से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ना भाई। मैं क्या कह रहा हूँ
R2 जो है वो R1 से बड़ा है, दिख रहा है यहाँ से सीधा सीधा। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ रेसिप्रोकल, तो इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जब साइन चेंज हो जाता है, आप ऐसे ना समझे तो ऐसे समझिए, R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, करते ही आ जाएगा जो ऊपर है। इसको इसके डिवाइड में लेके जाना है और उसको इसके डिवाइड में। ठीक है, करते हमारे को जो चाहिए वही आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली हम जो लास्ट रिजल्ट पे पहुंचे, कंक्लूजन पे पहुंचे, वो 1/R1 और 1/R2 की। तो अब हमारे पास 1/R1 और 1/R2 दोनों की वैल्यू है, उसको यहाँ पे रखेंगे। ये 1/R1 दोनों में से बाहर ले लिया अपन ने, ब्रैकेट ओपन करते ही क्वांटिटी हो गई प्लस और ये वाली हो गई माइनस, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब हमारे पास जो बच्चा है वो मैं लास्ट में लिख देता हूँ, नोट्स नहीं मिलेंगे तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमारे पास जो फाइनली क्वांटिटी बच रही है उसमें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, L cos थीटा हो गया 2L cos थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा KQ 2L cos थीटा अपॉन ये R इंटू आर हो गया R²। ठीक है, ये हमारे पास V की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है Q इंटू 2L कितना होता है P, तो V इक्वल्स टू कितना हो गया KP cos थीटा अपॉन R²। कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इसलिए आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस ये इसकी फाइनल वैल्यू है। अब इसके दो स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केसेस का एक तो एक्सिस पे और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। एक्सिस के ऊपर यानी एक्सियल पॉइंट के ऊपर, अक्षीय बिंदु के ऊपर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 और उसमें हो जाएगा KP cos 0 अपॉन R², और इसकी वैल्यू आपको पता ही कितनी होती है 1। तो ये हमारे पास V की वैल्यू आ गई, कितने पे आ गई हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 0 पे। और जब इक्वेटोरियल पे निकालेंगे यानी थीटा इक्वल्स टू हमारे पास 90 डिग्री होगा, तो आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये बहुत इजी सी चीज़ थी। आपको कोई और स्पेशल चीज़ पूछता है आप बता देना। और अगर मैं कर्व ड्रॉ करूँगा, आपको पता है कि V और R के बीच में इस केस में कर्व जो है वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।